नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। बता दें कि देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सहसपुर क्षेत्र में मिट्टी बेरी से परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। बता दें, इस सड़क के चौड़ा होने से इलाके के लोगों को आने जाने में बड़ी राहत मिली। वहीं लंबे समय से लोग इस मार्ग के सुधार की मांग कर रहे थे। अब काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इधर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र को यह सौगात देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय पर भी प्रदेश के हर क्षेत्र में इस तरह विकास कार्य होते रहेंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लोगों तक सीधे पहुंच रही है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में खास शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों को बता रहे हैं और वहीं पर उनका समाधान भी किया जा रहा है। बता दें कि अब तक प्रदेश भर में 614 कैंप लगाए जा चुके हैं। इन कैंपों के जरिए करीब 4,80,000 से ज्यादा लोगों को सीधे फायदा मिला है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका फायदा हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। बता दें, इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गई है। बता दें, लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के नीलकंठ पैदल और मोटर मार्ग का पुलिस ने निरीक्षण कर लिया है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इधर सुरक्षा के लिए 150 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और 2 कंपनी पीएसी तैनात किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन ने भी जलाभिषेक के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करें और सही रास्ता बताएं। इधर सीओ श्रीनगर अनुज कुमार ने खुद पुलिस टीम को ब्रीफ कर ड्यूटी पर रवाना किया है। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक के लिए खास रूट प्लान भी लागू किया जाएगा। वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। पर्व के दृष्टिगत जो आज हमारी टीम द्वारा और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अब रूट का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जहां जहां पर चौक स्पॉट है वो देखे गए। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुविधाएं, उनका मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। तो देखिए देखिए अभी इसको अलग अलग सेक्टर जोन में बांटा हुआ है, जिसमें हमने बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है, जिसमें 4 हमने निरीक्षक एक्स्ट्रा बुलाए हैं और हमारे 24 SI आए हैं बाहर से। साथ ही साथ हमारी जो एक कंपनी पीएससी हमारे पास ऑलरेडी है, एक कंपनी हमने मांग की है। साथ ही जल पुलिस का कंपोनेंट भी हमने नियुक्त किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया कि बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्द पार्टी की सदस्यता लेंगे, लेकिन इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब ना तो कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही मजबूत नेता। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें कांग्रेस की ओर से सामने आ रही हैं, जैसे उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात, उससे राज्य की जनता कांग्रेस से दूर होगी। इधर मनवीर चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस को पहले अपने मौजूदा कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए, उसके बाद दूसरे दलों के नेताओं की बात करनी चाहिए। फिलहाल दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास जिस प्रकार से न तो उनके पास कार्यकर्ता बचे हैं, न उनके पास नेता बचे हैं, और जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी के सामने आ रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि प्रदेश में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ना नहीं चाहेगा। जो ऐसे विचारों को आगे बढ़ाते हैं जो पार्टी, उसके साथ कोई भी व्यक्ति देवभूमि के प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ऐसे पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं, पहले अपने जो नेता उनके पास अभी वर्तमान में हैं, उनको ही वो संभालने, इतनी बड़ी बात उनके लिए होगी। आज अल्मोड़ा में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, इस धरने में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माताएं और कई अन्य संगठन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और साथ ही नाराजगी जताई। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता मौजूद रहीं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। वहीं कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन और तेज करने पर मजबूर होंगे। बारह सूत्री मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बार कर चुके हैं प्रदर्शन, तो कुछ हल नहीं निकलता है। और अभी तो बजट पास हुआ है तो उसमें हमारा कोई नाम नहीं। आशा कार्यकर्ता बेचारी 20 सालों से लगी हैं, इतना काम कर रही हैं, हर विभाग का काम हमें सौंप दिया गया है और फिर भी हमारा कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। कैसे कर रहे हैं हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। हमने अपना मानदेय 26,000 मांगा है, वो भी देने को तैयार नहीं हो रही है और काम कर रही है सब करो। रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है तो उसको रीढ़ की हड्डी का सपोर्ट भी तो चाहिए। वो सपोर्ट कैसे मिलेगा अगर सरकार हमें सपोर्ट नहीं देगी? तो सरकार औरों के पैसे बढ़ा रही है, हमारा मानदेय क्यों नहीं कर रही है आशाओं का? हमने ऐसे क्या बिगाड़ा है सरकार का जो हमारा मानदेय नहीं हो रहा है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भारीसैंण में स्थित विधानसभा भवन अब सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की कला और संस्कृति की पहचान भी बनता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण की पहल पर परिसर में उत्तराखंड की लोक कला से जुड़ी पेंटिंग्स और रामायण के पारंपरिक मुखौटे लगाए गए हैं। बता दें, इसका मकसद स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनकी कला को सम्मान देना है। परिसर में लगी ये कलाकृतियां राज्य की परंपरा, रीति रिवाज और लोक जीवन को दिखाती है। इससे आने वाले लोगों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वहीं ऋतु भूषण ने कहा कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति हमारी असली पहचान है। कलाकारों को आगे बढ़ाना और उनकी कला को ऐसी जगह देना जरूरी है जहां लोग उसे देख सकें और समझ सकें। उन्होंने आगे कहा कि एक महिला होने के नाते उनका कला और रचनात्मक काम से खास जुड़ाव है और वे चाहती हैं कि राज्य की परंपराएं आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचे। कुछ बच्चे वो मेरे पास आए, तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे
अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहां एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहां पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैन में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमोह की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहां के बच्चों के द्वारा बनाई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब आपको एक अहम खबर बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 14 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। बता दें, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी कि इस दौरान जेपी नड्डा भाजपा के कोर ग्रुप की अहम बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश नेतृत्व ने कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वहीं माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले संगठनात्मक कार्यक्रम, चुनावी रणनीति और सरकार और संगठन के बीच तालमेल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं नड्डा का यह दौरा प्रदेश संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे 14 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस उत्तराखंड में आ रहे हैं, और एक कोर ग्रुप जो हमारी बीजेपी की है, उस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठने का निर्णय लिया है, और हमने सभी कोर ग्रुप के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनको उस बैठक के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पश्चात एक नियमित बैठकें हैं, और उसी क्रम में माननीय नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमने अभी तक जो काम किए हैं, अभी हमको आगे क्या क्या काम करना है, उन सभी का दिशा निर्देश हमको इस कोर ग्रुप में मिलेगा, और हम समझते हैं कि उनके आने के बाद हम एक नई ऊर्जा के साथ और काम कर पाएंगे। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां आशा सुगमकर्ता स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि आशा कार्यकर्ता और सुगमकर्ता लंबे समय से न्यूनतम मानदेय बढ़ाने और नियमित करने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिला कोषाध्यक्ष हूँ। हमें सरकार से एक ही मांग है कि हमारा निश्चित मानदेय दिया जाए और हमें टुकड़ों में पैसा ना दिया जाए। वैसे सरकार के बड़े वादे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अगर अपने हक के लिए 24 घंटा सड़कों में उतरना पड़ रहा है, तो ऐसे बेटी बचा के क्या फायदा है सरकार का। हमें सरकार से एक ही मांग है कि हमारा निश्चित मानदेय करें, तो हम आगे आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो तमाम आशा जो कार्य करती है, और हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो है एक निश्चित मानदेय होना चाहिए, सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। हमारा मानदेय जो है 26,000 तक होना चाहिए, और हमारा आशाओं का जो है पेंशन होना चाहिए। हमारा जो है राज्य कर्मचारी आशाओं को घोषित किया जाए, और जो हमारा आशाओं का जो शोषण होता है उसके ऊपर भी आशाओं का शोषण न किया जाए। कैसा शोषण होता है? आशाओं से मतलब हर जगह, जैसे हमारा मतलब जितने प्रकार के काम करते हैं, हमें काम दिया जाता है, लेकिन उतना हमें वेतन नहीं दिया जाता है। जबकि हम क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करते हैं, उसका जो है हमें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जाता है, और समय समय पर जो है हमारा जो मानदेय है वो भी नहीं दिया जाता है। इससे आशाएं बहुत परेशानी अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी सेवाएं देती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बेरीनाग से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत करवौली में शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, शिविर की अध्यक्षता एसडीएम खुशबू पांडे ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं उठाई। बता दें कि सुलियाड़ी की ग्राम प्रधान कंचन दिस्याला ने नगर पालिका द्वार गांव के ऊपरी हिस्से में डंपिंग जोन बनाए जाने पर आपत्ति जताई। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत नालों में पानी नहीं आने की शिकायत दर्ज की गई। बता दें कि मायल पिलखानी क्षेत्र में 1 साल से पेयजल आपूर्ति बंद होना और साथ ही मोटर मार्गों के खराब होने, साथ ही अवैध मिट्टी फेंकने और अवैध शराब बिक्री की भी शिकायत की गई। इधर एसडीएम ने बताया कि कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी।
आज यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला क्वाराली में हमारा न्याय पंचायत का शिविर आयोजित किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत ये 1.5 रात का 8वां शिविर था। इसमें हमें 102 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत उन शिकायतों का निस्तारण करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की सरकार जनमन के द्वार के तहत लगभग विकास में बेनाग में अब तक 15 शिविरों का आयोजन है और मैंने प्राय देखा कि 90% समस्याओं का समाधान तो शिविर में होता। केवल कुछ शिविर ऐसे बिंदु हैं जो शासन स्तर पर लंबित हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें शीघ्र ही शासन को भेजे ताकि उनका निराकरण हो सके। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बता दें, खासकर पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में चल रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की गई। बता दें, प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, 13 जिला अस्पताल और 24 उप जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इधर इसके अलावा 12 केंद्रों में डायलिसिस की सुविधा पहले से ही है और 25 स्थानों पर यह सुविधा दी जा रही है। बता दें कि तमाम टेस्ट की सुविधा और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों से बातचीत चल रही है। बताया गया है कि अगले हफ्ते इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। देखिए, जैसे कि पहले ही मैंने आपको अवगत कराया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं हमारी तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसके दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठक हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन सीएससी सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा है लोगों को हमेशा उपलब्ध रहे। अब खबर सियालदह से है, जहां जलंधर निवास पर आज लोक मिलानी और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने अपनी दिक्कतें सीधे सामने रखी और उनकी बातों को ध्यान से सुना गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाया गया और कई मामलों का तुरंत समाधान किया गया। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी परेशानियों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इधर सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों की हर समस्या का हल निकालने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि लोक मिलनी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और साथ ही लोग अपनी बात सीधे इस दौरान रख सकेंगे और उन्हें जल्द राहत मिल सकेगी। इस पहल से लोगों में विश्वास बढ़ा है और उन्हें लगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। मांग है हमारे यहाँ पे, जो हमारे प्रमुख जी और माननीय विधायक जी इसके लिए मुख्यमंत्री से जो मांग कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि लोग यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर लोगों का कभी नल न चलने से कुछ काम पूरे एक दिन में नहीं हो पाते हैं, तो अगर उनको रुकना, यहाँ पर रुकना पड़ता है, तो वो दूसरी ये इधर उधर अपना पैसा व्यय करके होटलों में जाते हैं, जिससे कि उनका इतना आमदनी नहीं है कि जो उस होटल में रहकर अपना खर्च कर वहन कर सके।
जो यहाँ पे अभी हमारे प्रमुख जी ने बोला कि अतिथि गृह के लिए बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे दूर दराज के गांव के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ ट्रेनिंगें भी होती हैं और उन्हें रात रुकना पड़ता है, कई बार उनका काम भी नहीं हो पाता, तो इस वजह से उनको होटलों में रुकना पड़ता है। कई बार महिलाओं की ट्रेनिंग भी होती है, कहीं से अगर किसी विषय पे हमारी समूह की महिलाएं यहाँ आती हैं काम के लिए तो उन्हें भी होटलों में रुकना पड़ता है। तो अगर यहाँ अतिथि गृह होगा तो सुविधा हो जाएगी, वो यहीं रुकेंगे और उसके लिए ये बहुत अच्छा सुझाव है। धन्यवाद। लोग आ रहे ब्लॉक को भी अच्छे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से हम व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी मैंने सोचा है कि मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ पे एक अतिथि के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की मांग करने के लिए हम जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद हम अभी एस्टीमेट बना रहे हैं, एस्टीमेट बनाने के हमारा एस्टीमेट आएगा फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे कि हमारा एक अतिथि गृह के लिए हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि हमारे अतिथि आते हैं बाहर से, उनको होटलों में ठहराने की व्यवस्था की जाती है। हम ये सोचेंगे कि हम अपने ब्लॉक में उनको ठहराएं और ब्लॉक की जो नेचुरल चीजें हैं हमारे घर की वो चीजें बना के उनको खिलाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य सरकार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। बता दें, इसी कड़ी में देहरादून के कई इलाकों में एलिवेटेड रोड बनाने को मंजूरी मिली है। वहीं सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और शहर को नई पहचान मिलेगी। लेकिन इस योजना के चलते कुछ बस्तियां सड़क के बीच आ रही हैं। ऐसे में वहां रह रहे लोगों में चिंता भी देखी जा रही है। लोगों को डर है कि कहीं उन्हें अपना घर न छोड़ना पड़े। इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि जिन घरों पर असर पड़ेगा उनके लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी को बेघर नहीं करेगी। अगर किसी परिवार का घर सड़क निर्माण के बीच आता है तो उस परिवार को बसाने की जिम्मेदारी सरकार ही उठाएगी। सरकार ने इसका संज्ञान लिया हुआ है। जहां तक बस्तियों का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो 3-3 बार अध्यादेश लाकर जिन्होंने बस्तियों को बचाने का काम किया। नगर निगम में, नगर पालिका में रहते हुए हमने इस पर टैक्स लगाने का काम किया और बस्तियों के नियमितीकरण के लिए आज भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर है कि जो एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है उसमें कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं जो उसकी जद में आ रहे हैं, तो उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था उसमें कर दी गई है। किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। हाँ, वहां पर अगर किसी को हटाना पड़ता है तो उसको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए तमाम विपक्षी दल उस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बस्ती के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई बस्तियां नहीं उजाड़ी जा रही है। अगर किसी को हटाना भी पड़ेगा तो बसाने का काम भी सरकार करेगी। ये उनको सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी की गल्ला मंडी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, मंडी परिसर के अंदर एक युवक और एक युवती के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ और कोतवाल विजय मेहता समेत भारी पुलिस बल ने मौके पर जायजा लिया। पुलिस आसपास के लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों के सिर पर गंभीर चोट है, जिससे पहचान में दिक्कत आ रही है। हालांकि मौके से कुछ आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है। इधर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सैंपल जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसे चीज़ से इन पे हमला किया है। इनको मुँह को कुचलने का प्रयास किया गया। बहुत ही गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पर बुलाया, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में आमतौर पर मार्च से फायर सीजन मनाया जाता है, लेकिन इस साल फरवरी में ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार रेंज के टिबरी इलाके से सटे जंगल में आग लगने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। टीम समय रहते मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आमतौर पर फायर सीजन से पहले वन विभाग तैयारियां करता है, लेकिन फायर लाइनें साफ करना, निगरानी बढ़ाना और त्वरित कार्रवाई दल तैयार करना, लेकिन फरवरी में ही आग लगने की घटना विभाग के लिए पहले से तैयार होने की परीक्षा साबित हुई है। अब वन विभाग की नजरें टिबरी और आसपास के जंगलों पर टिकी हुई है, ताकि आग फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि ये खबर हरिद्वार से है, जहां आमतौर पर मार्च से फायर सीजन मनाया जाता है, लेकिन इस बार फरवरी में ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये हरिद्वार रेंज की टिबरी इलाके की है, जहां जंगल में आग लगने से वन विभाग में हड़कंप का माहौल बन गया। टीम समय रहते मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की। ऐसा में आमतौर पर फायर सीजन से पहले वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहती है, फायर लाइनें साफ करती है, निगरानी बढ़ाना, त्वरित कार्रवाई दल तैयार करना, ये तमाम चीजें पर वो अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन फरवरी में ही आग लगने की घटना विभाग के लिए पहले से तैयार होने की परीक्षा साबित हुई है। अब वन विभाग की नजरें टिबरी और आसपास के जंगलों पर फिलहाल टिकी हुई है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग भी तेज की गई है। अब खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नटराज चौक पर रोक दिया। बता दें कि ये कार्यकर्ता जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक के खिलाफ प्रदर्शन करने को कोटद्वार जा रहे थे। वहीं पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कोतवाली तक प्रदर्शन करते रहे। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाकर हिरासत में लिया है और उनकी मंशा के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिम ट्रेनर दीपक को पिटाई करने को कोटद्वार जा रहे थे और इस कार्य के लिए 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं उन्होंने दीपक का समर्थन करने वाले कुछ समुदाय को चेतावनी दी है। कोतवाली में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं को शांत किया जा रहा है और कोटद्वार में स्थिति तनावपूर्ण नहीं होने दी जाएगी। अब खबर खटीमा से है, जहां भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें उन्होंने तहसील परिसर का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। भोजन माताओं का कहना है कि वे पिछले 20 से 21 साल से सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। करीब उन्हें 3,000 रुपए महीना दिया जाता है। उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपए महीना किया जाए। इसके साथ ही वे पीएफ और ईएसआई की सुविधा, मातृत्व अवकाश और साल में 2 बार ड्रेस और जूते और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए की मदद की मांग कर रही हैं। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे, जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कथन ये है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें जो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बजरंग दल या के द्वारा परेशान किया जाता है। और सबसे पहले बात तो यह है
कि सरकार जो भी हम कागज विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कर रही है सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।